नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। और मैं हूँ यथार्थ गुप्ता। तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, यानी कि असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। और इस बार के चुनाव जो है काफी स्पेशल होने वाले हैं और कन्वीनियंट होने वाले हैं। चुनाव की तारीख कुछ इस तरीके से है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक फेज में चुनाव होगा। केरल में एक फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होगा। उसके बाद असम में 9 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव होने वाला है। पुडुचेरी में एक फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होगा और वेस्ट बंगाल में दो फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होगा। और इन सब के नतीजे 4 मई को हम सबके सामने होंगे। और देखिए, अगर हम पुराने जो चुनाव हुए हैं अगर उनको ध्यान में रखें तो खास तौर पर वेस्ट बंगाल को तो जो चुनाव होते थे अर्थात वो मल्टीपल फेजेस में होते थे, कई चरणों में होते थे। हम 2011 और 16 का इलेक्शन ने तो 6-6 चरणों में चुनाव हुए हैं और 2021 में 8 चरणों में। खैर 21 तो कोविड का टाइम था, उस समय 8 चरणों में चुनाव हुए हैं। और इस बार चुनाव आयोग की स्ट्रैटेजी है, अगर हम खास तौर पर वेस्ट बंगाल पर फोकस करके देखें तो सिर्फ 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये इलेक्शन कमीशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि इतने फेज में चुनाव होते हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि जो राज्य है ना जी। उधर बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कतें रहती है कि वायलेंस हो सकता है, बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो इतने फेज में कंडक्ट करते हैं। पर अगर सिर्फ 2 चरणों पे चुनाव चुनाव हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्स को उन्हें एक साथ मैनेज करना है। जी, अगर हम वहीं नंबर्स की बात करें और जो चुनाव आयोग ने मुख्य बातें कही, क्योंकि चुनाव के जो फ्रेजेस है वो कम होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम वोटर्स की सिर्फ बंगाल में बात करें, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में तो 6.44 करोड़ वोटर्स है, यानी कि 6.44 करोड़ वोटर्स इस बार बंगाल में जो है वो अपने वोट्स डालने वाले हैं। चुनाव आयोग का कहना था कि और अगर हम इन टोटल अगर पांचों राज्यों के वोटर्स को मिला लें, मतदाताओं को मिला लें तो 17.4 करोड़ यानी कि 17.4 करोड़ वोटर्स इस बार अपना मतदान देने वाले हैं। और एक मुख्य बात जो चुनाव आयोग ने कही कि उन्होंने सभी पार्टीज के साथ बैठक की, सभी राज्यों के डीजीपीज के साथ बैठक की। तो चुनाव आयोग की तैयारी इस बार जो है वो बहुत सॉलिड लग रही है। सिमरन, आपको एक चीज और बता दें, ज्ञानेश कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनने एक चीज और बोली कि ये चुनाव का इतना व्यापक और इतना बड़ा है कि ये जो टोटल 17.4 करोड़ 4 है, करोड़ ये वोटर्स। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा इन जैसे देशों के कुल आबादी से भी बहुत ज्यादा है। और कुल मिला के 20 देशों के प्रतिनिधि हमारे सामने इधर आएंगे देखने को चुनाव कि हम कैसे इतना बड़ा चुनाव कंडक्ट करने वाले हैं। जी, तो अब देखिए ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अ, जहाँ हमने देखा है कि चुनाव एक बहुत ही और ख़ास तौर पर जैसे कि आपने बोला कि 2 चरणों में कर दिया है। वायलेंस की खबरें आती हैं, बूथ कैप्चरिंग की खबरें सबसे आती ज्यादा हैं, बंगाल से सबसे आती है। ज़्यादा बंगाल से आती हैं। जी, तो वही। और अगर हम बंगाल में कॉम्पिटिशन की बात करें, जी। पार्टीज़ की बात करें तो वहाँ पर पार्टीज़ का भी जो इतिहास है वो बहुत अलग-अलग रहा है। क्योंकि नंबर्स मेरे सामने हैं अभी 2016 और 2021 के नंबर्स हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए 2016 में टीएमसी की अगर हम बात करें तो 211 यानी कि 211 ज्यादा सीटें सीटें आई हैं। टीएमसी के पास थी। जी। कांग्रेस के पास 44 सीटें आई थी, 2016 की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी और लेफ्ट के पास 32 सीटें। वहीं 2021 में डायनामिक्स पूरी चेंज हुई, नंबर्स पूरे चेंज हुए। 215 सीटें टीएमसी के पास थी, मतलब उनको 4 सीट्स की बढ़त मिली। जी। कांग्रेस जिसके पास 44 सीटें थी 2016 में, वो 0 सीट्स पर आ गई, एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को 2021 के चुनाव में। वहीं बीजेपी जो सिर्फ 3 सीटों पर थी, बीजेपी का वोट काउंट, सीट काउंट बढ़कर 3 से 77 यानी कि 77 पहुंचा। 74 सीट्स बीजेपी को एक्स्ट्रा मिली और लेफ्ट जो 32 सीटों पर थी वो 0 पर आ गई। सिमरन, आप एक चीज देखेंगे, 2016 में जो मेजोरिटी लड़ाई थी ना वो टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस के बीच हुई थी, बीजेपी का कोई बड़ा रोल नहीं था। जी। वहीं 2021 का पूरा चुनाव बदला हुआ था, बीजेपी मेन अपोजिशन थी उसमें, और उसने इसी के थ्रू 77 सीट्स ली और एक बहुत बड़ा वोट मार्जिन अपना खींचा। जैसे कि आप जानते हैं और नंबर्स भी बताते हैं कि बीजेपी ने 37% वोट लिया, जो कि पिछली बार 10% पे थी। जी। इसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट जो थे उनने अपने बहुत सारे वोट गवा दिए, 3 और 6% पे वो लोग रह गए और 0 पे चले गए। जी। पहली बार ऐसा इतिहास में होता कि कम्युनिस्टों ने कम 34 साल शासन किया था, उसके बाद भी ऐसे हाल में वो पहुंच गए थे।
और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कंपटीशन करना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की पिछले चुनावों में कि किसी तरीके से हम अपनी सरकार बना लें, सत्ता में आ जाए पश्चिम बंगाल में, लेकिन बंगाल की जनता ममता बनर्जी को लग रहा है छोड़ने को तैयार ही नहीं और किसी और को एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार है। आपने सही कहा सिमरन, और इसलिए जो अभी इस बार के 5 राज्यों का चुनाव है, सबसे ज्यादा अहम चुनाव जो भी है वो है वेस्ट बंगाल का चुनाव, क्योंकि उसमें 2 प्राइमरी फोर्सेस मिलेंगी। बीजेपी जो सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी में से एक है, वो एक रीजनल और सबसे ताकतवर रीजनल पार्टी सबसे टीएमसी ताकतवर से रीजन मिलने जी। वाली है। तो और इसके साथ ही साथ पिछली बार बीजेपी के अगर देखा जाए तो उनके जो नारे आए थे, जी उन्होंने कहा था कि 2 मई को, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है कि जी 2 मई को 2021 में चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे जी जितना, और उन्होंने एक बड़ा फेमस स्लोगन निकला था, 2 मई दीदी गई लेकिन दीदी वापस आई। और इस बार भी बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं कि भाई इस बार तो पश्चिम बंगाल में हम ही आ रहे हैं। और यहाँ आपको पर एक चीज और बता देता हूँ सिमरन, कि इस बार बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बदल दी है, क्या कहते हैं, बंगाल में चुनाव लड़ने की। पिछली बार जो उनने किया था वो ये था कि उनने ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया था। अभी आपने ये बात बोली भी थी कि बंगाल की जनता ममता दीदी को छोड़ने को ममता तैयार दीदी को नहीं है, छोड़ने को ही और नहीं तैयार है। बीजेपी उसे समझने में भूल कर गई और उनने बहुत अटैक किए थे। इस बार वो ममता पे अटैक नहीं कर रहे, उनकी सरकार पे कर रहे। जो उनने उड़ीसा में किया था कि नवीन पटनायक पे अटैक ना कर कर उन्होंने उनकी सरकार और उनके आसपास के लोगों पे अटैक किया था। जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया था जी कि जो 2 गुट बटे थे महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो बीजेपी धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि हर राज्य में अपना एक वो बना रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हाल हमने देखा कि ऑपोजिशन का हुआ, हम्म जो हाल महाविकास अघाड़ी का हुआ, हम्म वो उसे सबको शॉक कर दिया, सबको चौंका दिया। जी हाँ सिमरन, आपने सही बोला था कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इतने बड़े अंतर से जीतेगी। आपको एक चीज और बता दूं कि अभी उड़ीसा में जो जीत दर्ज हुई है, बीजेपी के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट में से एक सुनील बंसल इस वक्त वेस्ट बंगाल में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए हैं उन्हें, जी। और वो मेन कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल को वो जीत पाए। उनने उड़ीसा में जीत दिलाई थी, लोकसभा में तेलंगाना में उनने मदद की थी, और अब वो वेस्ट बंगाल में, तो ये भी एक है मेन चीज है हम लोगों के लिए। और चुनाव, आपको एक चीज और बताते हैं कि ये चुनाव इतने बड़े व्यापक हैं और ये आने वाले समय में हमारी राजनीति की भी दिशा तय करेंगे, खास तौर पे जी। बंगाल का चुनाव। इसलिए आज की ये तारीखें और भी ज्यादा अहम बन जाती हैं हर किसी के लिए। सिमरन, आप जरा हमें बताइए कि कब और कहाँ चुनाव है, कब हमें नोटिफिकेशन दायर करना है और कब काउंटिंग होगी। ये सारी डिटेल्स सिमरन हमारे पास रखेंगी। इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल डिटेल्स जो हैं वो अब सिमरन बताने वाली हैं। जी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो गैजेट नोटिफिकेशन का जो इशू है 30 मार्च को किया जाएगा, जो गैजेट नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद नॉमिनेशंस फाइल करने की आखिरी डेट होगी आपकी 6 अप्रैल, ये हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। फिर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, यानी कि उसकी जो चेकिंग है, जो वेरिफिकेशंस होते हैं कैंडिडेट्स के, उस वो होगा 7 अप्रैल को 2026। फिर विड्रॉल, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है, उसने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, वो अगर वो अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो 9 अप्रैल उसकी आखिरी तारीख होगी। तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। डेट ऑफ पोल, यानी कि जिस दिन वोट्स डाले जाएंगे, वो होगा 23 अप्रैल। डेट ऑफ काउंटिंग, यानी कि जब वोट गिने जाएंगे, वो होगा 4 मई को। 4 मई को वोट गिने जाएंगे। तमिलनाडु की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं केरला की, क्योंकि केरला भी एक इम्पोर्टेंट बीजेपी स्टेट है, बहुत ट्राई कर रही है केरला में अपने पैर जमाने की। लेकिन जो कांग्रेस का वहां पर दबदबा है केरल में। रिसेंट लोकल इलेक्शन में देखा कि वो बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। जी, तो अब हम केरल की बात करें अगर, तो गैजेट नोटिफिकेशन की डेट है 16 मार्च वहां पर। नॉमिनेशंस की डेट है 23 मार्च। केरल की बात कर रहे हैं हम। वहीं अगर हम स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशंस, यानी कि जो चेकिंग होती है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है 24 मार्च। वहीं विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स की जो डेट दी गई है वो है 26 मार्च, और डेट ऑफ पोल, यानी कि जिस दिन वोट्स पड़ेंगे, वो है 9 अप्रैल, और डेट ऑफ काउंटिंग होगी वही 4 मई। 4 मई जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो सभी 5 राज्यों, या कह लें 4 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए कॉमन है। तो मैं चाहूंगी यथार्थ असम के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी हाँ सिमरन, असम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। असम में जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने वाला है वो 16 मार्च को होगा,
उसके बाद आपको नॉमिनेशन की आखिरी तारीख आपकी 23 मार्च होने वाली है और आपकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी जो होती है वो 24 मार्च को होगी। विड्रॉ करने की आखिरी तारीख आपकी होगी 26 मार्च और पोल जब मतदान होगा वो है 9 अप्रैल को होगा, माफ कीजिएगा 9 अप्रैल को होगा और उसके बाद काउंटिंग 4 मई को होगी, जो कि सभी राज्यों का साथ है। सभी राज्यों को, पांचों राज्यों के चुनाव रिजल्ट हमें एक साथ ही देखने को मिलेंगे एक ही दिन पर। ठीक है, पुडुचेरी की बात करते हैं क्योंकि 4 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो काफ़ी चीज़ें इलेक्शन ज़ाहिर सी बात है सेम तरीके से होंगे, लेकिन जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इलेक्शन के बाद लेजिस्लेशन होता है, वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है स्टेट्स वर्सेस केंद्र शासित प्रदेश जी में। जी, तो अगर हम गैजेट नोटिफिकेशन की बात करें तो 16 मार्च को गैजेट नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद नॉमिनेशंस फाइल करने की आखिरी डेट होगी 23 मार्च। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस होंगे 24 मार्च। अपना नाम हटाने की यानी कि विड्रॉल की जो आखिरी तारीख है वो है 26 मार्च। डेट ऑफ पोल 9 अप्रैल को होगा और मतलब मतदान जो है वो जो वोट्स हैं वो डाले जाएंगे 9 अप्रैल को और रिजल्ट्स वही 4 मई को आएंगे। जी और अब हम बात करते हैं सबसे हाईली डिस्कस्ड स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल की। तो अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हैं वो 2 चरणों में हो रहे जी हैं, बाकी स्टेट्स में हो रहे हैं 1 चरण में। तो अगर हम बात करें तो डेट ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन होगा 30 मार्च। आपका 30 मार्च पहले फेज फेज 1 का। के लिए है और फेज 2 के लिए है 2 अप्रैल। वहीं अगर हम मेकिंग नॉमिनेशंस फाइल करने की डेट की बात करें पहले फेज में तो 6 अप्रैल है और सेकेंड फेज में है वो आपका 9 अप्रैल। फिर है स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस यानी कि जो जांच पड़ताल होती है उसकी डेट्स है पहले फेज के लिए 7 अप्रैल और दूसरे फेज के लिए 10 अप्रैल। वहीं अगर हम विड्रॉल की बात करें कि अगर कोई कैंडिडेट अपना नाम हटाना चाहता है तो वो 9 अप्रैल से पहले हटा सकता है पहले फेज के लिए और दूसरे फेज के लिए 13 अप्रैल से पहले। डेट ऑफ पोल यानी कि जिस दिन वोट डाले जाएंगे पहला चरण है 23 अप्रैल को और दूसरा चरण है 29 अप्रैल को और जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे हमारे 4 मई को। तो यथार्थ ये तो हो गए डिस्कशंस की बात। और देखिए 30 चेंजेस 30 कह सकते हैं कि चुनाव को और कन्वीनियंट बनाने के लिए और ज़्यादा आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 30 चेंजेस की भी बात की है। तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल जो डायनामिक्स है इस बार के चुनाव की 5 राज्यों की वो क्या होगी? ये आखिरी सवाल है एक आपसे। देखिए, समय समय पे चुनाव आयोग पूरी कोशिश करता है कि चुनाव को कितना ज्यादा आसान बनाया जाए, क्योंकि उसका मेन कनेक्शन होता है हमारे वोटर टर्नआउट से। क्योंकि अगर चुनाव ही मुश्किल है, वोट डालना ही हमारे लिए माफ कीजिएगा यथार्थ, मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ। वोटर टर्नआउट से याद आया कि एसआईआर का इस बार जो रोल है वो शायद काफी बड़ा हो, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि 90 लाख से 1 करोड़ वोटर्स कम हुए हैं बंगाल में। और बिहार में भी हमने एक चीज देखी कि एसआईआर का शायद असर देखने को मिला कि बीजेपी इतने, माफ कीजिएगा, एनडीए इतनी बड़ी विक्ट्री के साथ आ गई। अभी हम एसआईआर के ऊपर भी वीडियो बना के लाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा india.com पर। आपको बता देता हूं कि ये वोटर टर्नआउट से डायरेक्ट कनेक्ट करता है और इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि जितना ज्यादा इजी चुनाव बने उतना है। आपने एक चीज बोली भी थी कि फर्स्ट टाइम वोटर से बातचीत भी की गई, उनके आउटपुट लिए गए कि भाई आप कैसे मतलब उम्मीद करते हैं हमारा, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। जी। अब आपको हम बता देते हैं कि हमारी नजर पूरी बनी है। अब तो अलग अलग पार्टियों के रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में कि कौन सी शुरू हो गए हैं। अभी मैं कैंडिडेट का स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कह रहे थे इस बार हम बीजेपी के माफ कीजिएगा कार्यकर्ता थे, बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे। 250 वो ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि भैया हम इस बार 250 सीटों से ऊपर लेके आएंगे। जी हाँ, ये आप जैसे देख रहे हैं, इन सब पे हमारी नजर बनी रहेगी। हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे कि कौन कैसे आगे बढ़ रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए india.com। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।